आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कृष्ट ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का किया इफ्तिताह। मशरकी भारत को बताया मुल्क की तरक्की का इंजन। ग्रीन फ्यूचर और ग्रीन जॉब्स के इम्कानात पर दिया जोर। 38वें कौमी खेलकूद मुकाबले आज से उत्तराखंड में होंगे शुरू। पीएम मोदी करेंगे इफ्तिताह। तकरीबन 10,000 खिलाड़ी 35 मुकाबलों में लेंगे हिस्सा। दिल्ली की इंतखाबी जंग तेज। जमुना के पानी में जहर मिलाने के मामले पर मचा तूफान। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा हुकूमत पर जमुना में जहर मिलाने का लगाया इल्जाम। बीजेपी ने केजरीवाल को कहा झूठा। कांग्रेस ने किया मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अबू धाबी में रायसीना मशरक़ वस्ता के इफ्तिताही इजलास से किया खिताब। मगरब एशियाई ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात पर दिया जोर। कहा आज भारत आलमी सतह पर अदा कर रहा है अहम किरदार। प्रयागराज महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ अकीदतमंदों की डुबकी लगाने की उम्मीद। इंतजामिया पूरी तरह से तैयार। अब तक 15 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंदों ने किया स्नान। और खबरें अब तफसील से। वजीर आजम ने आज उत्कृष्ट ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। उन्होंने कानकुनी और काबिल तजदीद तवानाई से मुतालिक टेक्नोलॉजी की नुमाइश भी देखी। उत्कृष्ट ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव खास तौर पर सरमायाकारों के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। वजीर आजम ने कहा है कि भारत का मशरक़ी साहिल कदीम ज़माने से ही जनूब मशरक़ी एशिया का गेटवे रहा है। ऐसे में मौजूदा मरकजी हुकूमत नए मौक़े तलाश करने के लिए कोशा है। ओडिशा में सरमायाकारी के लिए ये सही वक्त है। मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं और ओडिशा की इसमें एक बड़ी भूमिका है। आज इस क्षेत्र में संभावनाओं के इतने द्वार खुल रहे हैं जितने आजादी के बाद पहले कभी नहीं खुले। यही समय है, सही समय है। ओडिशा की इस विकास यात्रा में आपका निवेश आपको सफलता की नई बुलंदियों पर पहुंचाएगा और ये मोदी की गारंटी है। उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव का इनेकाद जदीद सनती इकाइयों को रियासत में सरमायाकारी के लिए राग़िब करने के मकसद से किया जा रहा है। वजीर आजम ने कहा कि मादनियात ओडिशा में निकाली जाती हैं और दुनिया के दीगर ममालिक को बरामद की जाती हैं। वैल्यू एडिशन दूसरे ममालिक में होता है, फिर उसे भारत में दरामद किया जाता है, लेकिन ऐसी सूरत हाल अब काबिल कबूल नहीं है। देश की तेज प्रगति सिर्फ रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर संभव नहीं है। इसलिए हम पूरे इकोसिस्टम को बदल रहे हैं, नए विजन के साथ काम कर रहे हैं। यहां से मिनरल निकले और फिर एक्सपोर्ट होकर के दुनिया के किसी देश में पहुंचे, वहां पर वैल्यू एडिशन हो, कोई नया प्रोडक्ट बने और फिर वो प्रोडक्ट भारत में वापस आए। ये ट्रेंड मोदी को मंजूर नहीं है। इस ट्रेंड को अब भारत बदल रहा है। ओडिशा में जो रिसोर्सेज हैं, उससे जुड़ी इंडस्ट्रीज भी यहीं लगे। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है।
वज़ीर आज़म ने सरमायाकारों पर जोर दिया कि वो काबिल तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, इवेंट मैनेजमेंट और कॉन्सर्ट जैसे शोबों में बढ़ती हुई मईशत के लिए कोशिश करें। उन्होंने बताया कि अगले माह भारत में वेव्स का आलमी प्रोग्राम मुनक़्क़िद होने जा रहा है, जो भारत की तख्लीकी सलाहियत को एक नई शिनाख्त देगा। जिस देश में म्यूजिक, डांस, स्टोरी टेलिंग की इतनी समृद्ध विरासत है, जहां युवाओं का इतना बड़ा पूल है, जो कंसर्ट्स का बहुत बड़ा कंज्यूमर है, वहां कंसर्ट इकोनॉमी के लिए अनेक संभावनाएं हैं। अगले महीने ही भारत में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट यानी वेव्स होने वाली है। ये भी एक बहुत बड़ा आयोजन होगा। ये भारत की क्रिएटिव पावर को दुनिया में नई पहचान दिलाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी की जानिब से आज कस्तूरबा नगर में रोड शो किया। कस्तूरबा नगर असेंबली सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबला है। बीजेपी ने नीरज बिसोया को मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने अभिषेक दत्त को और आप ने रमेश पहलवान को यहां से खड़ा किया है। और दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा हुकूमत पर यमुना नदी में जहर मिलाने का इल्जाम आयद किया है। दरअसल हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा था। साथ ही केजरीवाल ने हरियाणा हुकूमत पर दिल्ली आने वाले पानी में जहर मिलाने का इल्जाम लगाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आतिशी ने पानी के मसले पर इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। इसके अलावा भगवंत मान और आतिशी आज शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन जाएंगे। आतिशी जी ने आज एक और चिट्ठी लिखी है। कल सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होके आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। तो आज 4 बजे भगवंत मान जी को और आतिशी जी को चुनाव आयोग ने मिलने का टाइम दिया है। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो। दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनमवाला ने यमुना में जहर देने के इल्जाम पर आम आदमी पार्टी की सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल साजिश करना और तवज्जो हटाने की हिकमत अमली इस्तेमाल कर रही हैं। शूट एंड स्कूट, आरोप लगाओ भाग जाओ, ABCD, अक्यूज, ब्लेम, कॉन्स्पिरेसी और डाइवर्ट, ये अरविंद केजरीवाल की आदत बन चुकी, क्योंकि उनको ध्यान भटकाना है शीश महल घोटाले से, शराब घोटाले से, अपनी नाकामियों से, अपने रिपोर्ट कार्ड से। तो वहां से ध्यान भटकाने के लिए अब हरियाणा के लोगों को अपमानित करना और कहना कि हरियाणा दिल्ली का पानी पॉइजन कर रहा है। और दिल्ली जल बोर्ड ने इसके बारे में सारी तथ्यात्मक बातें रख दी है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी बताया है कि आकर लैब टेस्ट करवा दीजिए। वो दावत दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को। इस बीच नई दिल्ली असेंबली हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी ने गुज़िश्ता एक दहाई में दिल्ली में कोई तरक्याती काम नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ के अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता एक भी पत्र जो है इन्होंने लिखा, या किसी मीटिंग में मैंने यहाँ के पुराने चेयरमैन साहब से बात की थी, उन्होंने कहा कि साहब 10 साल में एक बार भी इन्होंने विकास की कोई बात नहीं की, ना इन्होंने कोई रेजोल्यूशन भेजा या ना इन्होंने कोई डिमांड भेजी इस इलाके के विकास की। तो जब विधायक है, जो NDMC का मेंबर है, जिसके पास इतने अधिकार हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, न कभी विकास की बात करते हैं, न कभी नौकरियों की बात करते हैं, तो ये तो हाल होगा ही हमारे कर्मचारियों का। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के हरियाणा हुकूमत पर जमुना नदी में जहर मिलाने के इल्जामात पर सियासत गर्म हो गई है। हरियाणा के बीजेपी लीडरों ने पंचकुला में केजरीवाल के खिलाफ मुजाहरा किया। बीजेपी लीडरों ने कहा है कि केजरीवाल के दावे में कोई सदाकत नहीं है। बीजेपी लीडरों ने केजरीवाल को आम आदमी नहीं बल्कि खास आदमी बताया। केजरीवाल जैसे व्यक्ति ने कितनी बचकाना बातें की है, कहते कैसी गैर जिम्मेदाराना बातें की हैं कि हरियाणा पर आरोप लगाने का काम किया है कि हम जहर परोसने का काम किया। उसके बाद एक और झूठ बोला कि हमने पानी को रोक दिया। अरे पानी कहाँ रोक दिया, दिखाए तो सही।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली फिसादात के मुलजिम ताहिर हुसैन को दिल्ली इंतखाबात में मुहिम चलाने के लिए हिरासती पैरोल की मंजूरी दे दी है। ये पैरोल 29 जनवरी से 3 फरवरी तक के लिए दिया गया है। ताहिर को पुलिस की हिरासत में रहते हुए इलेक्शन की मुहिम चलानी होगी। ताहिर हुसैन को अपनी हिरासती पैरोल के अखराजात खुद बर्दाश्त करने होंगे। हिरासती पैरोल के दौरान उसे रोजाना तकरीबन 2 लाख रुपए के सिक्योरिटी अखराजात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इस दौरान ताहिर को करावल नगर में अपने घर जाने की इजाज़त नहीं है। वो इस दौरान अपने खिलाफ ज़ेर इल्तवा केस के हवाले से कोई बयान नहीं दे सकते। दरअसल दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन की हिरासत में पैरोल के मुतालबे की मुखालफत की है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आलमी सतह पर अपने किरदार को मजबूती से तश्कील दे रहा है। नेज़ तवानाई, खुराक और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ जैसे मसाइल के हल के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मिलकर काम कर रहा है। इनमें बदलती पॉलिसियाँ, तिजारती मसाबक़त और सप्लाई चेन शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज अबूज़ाबी में रायसीना डायलॉग मशरिक़ वस्ता के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। We have significant interests in fertilizers, energy, water, diamonds, defense and cyber. Our projects include airports, ports, railways, phosphates, green hydrogen, steel and submarine cables. Material factors aside, this larger geography is a very critical connect between the Indian Ocean and the Atlantic. And as our history underlines, there is a symbiotic relationship between us. We certainly have stakes. These stakes are rising continually. वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया आज 6 अहम हकीकतों से गुजर रही है। अमरीका की सदियों पुरानी पॉलिसी में तब्दीली और चीन के साथ उसके मुकाबले के अलावा पैदावार के मैदान पर इजारादारी की कोशिश आलमी तनाज़ात को बढ़ा रही है। ऐसे में भारत और मशरिक़ वस्ता के दरमियान ताउन बहुत ज़रूरी है और ये मज़बूत समत में आगे बढ़ रहा है। This is a region crucial to India's strategic interests. Many of you would be familiar with the intensity of India's ties with the Gulf. Our trade is in the region of about $160 to $180 billion annually. The energy dimension is the most visible one, but there is much more to it than that. Whether it is projects, technology, education, health or services, our presence in the Gulf is both pervasive and crucial. प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आस्था की लहरें देखी जा रही हैं। पिछले 2 दिन में 3 करोड़ 30 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। इतवार को संगम में 1 करोड़ 74 लाख अकीदतमंदों ने स्नान किया। अब तक महाकुंभ में 14 करोड़ 76 लाख से ज्यादा अकीदतमंद त्रिवेणी संगम जा चुके हैं। इसी वक्त करोड़ों लोग मौनी अमावस्या के सबसे अहम अमृत स्नान को देखने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या पर मुनक्किद होने वाले अमृत स्नान की तैयारियां भी जोरों पर हैं। योगी हुकूमत का अंदाजा है कि मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ लोग आएंगे और पूरे महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूल रेडियो प्रोग्राम मन की बात की तर्ज पर प्रयागराज महाकुंभ में गाय के ज़िबह पर संतों के प्रोग्राम मन की बात का इनेकाद किया गया, जिसमें संतों और बाबाओं ने सनातन धर्म के अहम मौज़ूआत समेत मुख्तलिफ मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार किया। मन की बात में संतों ने गाय के ज़िबह पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया और इस बात पर भी बात हुई कि गाय को कौम की माँ का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा योगी हुकूमत ने अज़ीमुश्शान इनेकाद जैसे मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल किया। इस प्रोग्राम में दिगंबर अखाड़े के महामंडलेश्वर, कंप्यूटर बाबा समेत कई अखाड़ों के महामंडलेश्वर और दीगर संतों ने भी शिरकत की। राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए केंद्र में और राज्य माता घोषित किया जाए गौ माता को प्रदेश में। और जबकि यहाँ प्रदेश में हमारे योगी जी हैं, संत हैं, सबसे पहले वहीं शुरू करें। महाराष्ट्र शुरू कर दिया है राज्य माता का दर्जा का, यहाँ से भी शुरू किया जाए और पूरे प्रदेश में राज्य माता और देश में राष्ट्र माता का घोषणा हो, जिससे पूरा संत समाज बेहद खुश हो गया है। और अगर आप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में महापर्व स्नान करने जा रहे हैं तो आपको मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी गाड़ी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और अपनी गाड़ी को मुनासिब जगह पर पार्क करें, पैदल सफर करें। इंतजामिया ने महाकुंभ नगर को 3 फरवरी को बसंत पंचमी तक गाड़ियों पर पाबंदी वाला इलाका बना दिया है। इसकी तफसीलात बता रहे हैं हमारे नामानिगार अजय मिश्रा।
नमस्कार, प्रयागराज धाम से महाकुंभ की महाकवरेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं भक्तों का रेला, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो वाराणसी से प्रयागराज को कनेक्ट करने वाला नेशनल हाईवे है और इस पर केवल और केवल आपको पैदल यात्री दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये वाहनों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो अगर आप 26 तारीख से लेकर के 3 फरवरी तक यहाँ पर आने का मन बना रहे हैं तो आपको गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं लानी है, पहली बात है। दूसरी बात ये कि अगर आप गाड़ी से आना भी चाह रहे हैं तो आपको जो वाहन पार्किंग स्थल बनाए गए हैं 102, इसमें करीब 5.5 लाख गाड़ियों के खड़े होने की व्यवस्था है। आप वहाँ पर गाड़ी पार्क कर दीजिए और पुलिस की व्यवस्था बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको पुलिस से पूछताछ करनी चाहिए और सिर्फ ये उनको बताना चाहिए कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं और कौन से मार्ग पर जाना चाहते हैं, वो पूरी मदद करेंगे। आप देख रहे हैं मेला इस वक्त, और जो प्लाटून पुल है आप देखिए, ये जो प्लाटून पुल है बिल्कुल खाली है और जो पुल ऐसे 30 पुल बनाए गए हैं और प्लाटून पुल बिल्कुल खाली है, इसलिए क्योंकि ये पैदल यात्रियों के लिए भी इसको रोका गया है जिससे किसी भी तरह की दुर्घटना न हो। 2.25 करोड़ लोग एक दिन में स्नान करते हैं, तो प्लाटून पुल पर किसी भी तरह की दुर्घटना न हो, इसलिए इस बड़े पुल को खोला गया है। तो जब भी आप अगर मन बना रहे हैं कि आप वसंत पंचमी तक यहाँ पर आना चाहते हैं तो पैदल यात्रा सबसे अच्छी है। और कहते हैं कि एक एक कदम पर आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आप आइए, तपस्या की ये भूमि है, यज्ञ की भूमि है, थोड़ी सी तपस्या जरूर करनी होगी आपको, लेकिन आपको वही महापुण्य की प्राप्ति होगी। अजय मिश्र, टीवी न्यूज़, प्रयागराज धाम। महाकुंभ की शानदार तकरीब के दरमियान अक़लियती उमूर और पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू भी महाकुंभ पहुंचे। महाकुंभ में पहुंचने पर मरकजी वजीर पहले संगम गए और वैदिक मंत्रों के जाप के दरमियान डुबकी लगाई और फिर पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां के इंतजामात की तारीफ भी की। प्रयागराज तो बहुत बार आया हूँ, लेकिन महाकुंभ के अवसर पर आने का जो मौका मिला है, मैं तो धन्य हो गया हूँ। और स्नान किया, मैं तो पाप काम करता नहीं हूँ, लेकिन दूसरों का पाप को भी हमने साफ किया है, मैं ऐसा सोचता हूँ। क्योंकि पाप साफ करना, पुण्य का काम करना, ये जीवन का एक बड़ा लक्ष्य होता है और करोड़ों लोगों का यहाँ आस्था से जुड़ा हुआ है। और यहाँ इस संगम में आकर के इस पवित्र पानी में डुबकी लगाना, ये हमारा जीवन काल में एक विशेष अवसर और पल है। और जिस तरीके से करोड़ों श्रद्धालुओं का यहाँ आना, और सबने देखा है कितना मुस्कुराहट थे, सब लोग कह रहे हैं कि इंतजाम बहुत अच्छा किया है। आगे बढ़ेंगे अगले खबर की तरफ। क्या एक मुस्लिम घराने में पैदा होने वाला और किसी मजहब पर यकीन ना रखने वाला फर्द जायदाद की तकसीम के मामले में शरई कवानीन का पाबंद होगा या उस पर मुल्क का सेकुलर जनरल सिविल कानून लागू होगा? सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को इस पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। इसके बाद दरख्वास्त गुजार 4 हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करेगा। सुप्रीम कोर्ट केस पर मज़ीद समाअत 5 मई से शुरू होने वाले हफ्ते में करेगी। ये मामला केरल की सफिया PM नामी खातून की दरख्वास्त पर अदालत में आया है। दरख्वास्त में उन्होंने मुतालबा किया है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 उन लोगों पर लागू होना चाहिए जो मुस्लिम घराने में पैदा होने के बावजूद मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल नहीं करना चाहते। सफिया का कहना है कि वो और उनके वालिद दोनों ही किसी मजहब पर यकीन नहीं रखते हैं और इसलिए पर्सनल लॉ की पैरवी नहीं करना चाहते, लेकिन वो एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई थी, इसलिए शरई कानून के मुताबिक उनके वालिद उसे 1/3 से ज़्यादा नहीं दे सकते। बाकी 2/3 जायदाद दरख्वास्त गुजारों के भाई को दे दी जाएगी। सफिया कहती हैं कि उनका भाई बेबस है क्योंकि वो डाउन सिंड्रोम का शिकार है और इसकी देखभाल करती हैं। शरई कानून के मुताबिक अगर भाई का इंतकाल हो जाएगा तो उनका हिस्सा वालिद के भाई और दीगर रिश्तेदारों को जाएगा। सफिया की अपनी एक बेटी है, लेकिन शरई कानून की वजह से वो इसे सारी जायदाद नहीं दे सकती हैं। नाज़रीन, आज पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का यौम पैदाइश है। इस मौके पर पूरा मुल्क उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रहा है। लाला लाजपत राय एक हमगीर शख्सियत के मालिक थे जिसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। 28 जनवरी 1865 को पंजाब के ज़िला लुधियाना के गांव ढुडिके में पैदा हुए लाला जी एक सियासतदान, समाजी कारकुन, मुसन्निफ, सहाफ़ी, खतीब और कामयाब पार्लियामेंटेरियन थे। साइमन कमीशन के खिलाफ मुजाहरे में लाला लाजपत राय ने जुलूस की क़यादत की। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक जुलूस की क़यादत करते हुए इनके सीने पर डंडों से मारा पीटा गया, जो बिलाखिर 17 नवंबर 1928 को उनकी मौत का बाइस बना। और मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं। ऐसे में हुकूमत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। यही वजह है कि सेहत के शोबे में बजट की फराहमी में साल ब साल इजाफा किया जा रहा है। 2024-2025
में सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत को 90,958 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, जो 2023-24 के मुकाबले में 2% ज़्यादा है। सेहत के शुबे से वाबस्ता अफराद को बजट से बहुत ज़्यादा तवक्कात वाबस्ता हैं। पेश है ये रिपोर्ट। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तो सेहत की देखभाल की सनत को इस बजट से काफी उम्मीदें वाबस्ता होंगी। सेहत के शोबे में बुनियादी सहूलियात को बढ़ाने की बात हो या सेहत खदमात को सबके लिए काबिल रसाई बनाने की बात हो, हुकूमत इस सिमत में तेजी से काम कर रही है। हुकूमत बजट में अद्वियात और जरूरी आलात की पैदावार को बढ़ाने पर जोर दे सकती है। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 55 करोड़ लोग हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हासिल करते हैं। इसमें 70 साल से जायद उम्र के अफराद भी शामिल हैं। हाल ही में ओडिशा भी आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल हुआ है। ओपीडी खदमात को भी आयुष्मान भारत स्कीम के दायरे में लाने का मुतालबा किया जा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस पर इनकम टैक्स छूट की हद बढ़ाने का मुतालबा भी कर रही है। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बहुत महंगा है, इसलिए इसमें भी रियायत का मुतालबा किया जा रहा है। हुकूमत टियर 2 और टियर 3 शहरों में मजीद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने पर तवज्जो दे रही है। इसके लिए लोग प्रोजेक्ट के लिए जमीन पर रियायत और तिब्बी आलात पर सब्सिडी जैसे खुसूसी रियायत की तवक्को कर रहे हैं। फार्मा इंडस्ट्री ने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत जिद्दत के साथ तहकीक और तरक्की पर तवज्जो देगी। इससे फार्मा इंडस्ट्री को हौसला मिलेगा और भारत तेजी से खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ेगा। डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हुकूमत एम्स समेत मेडिकल कॉलेजों की तादाद बढ़ा रही है। कौमी सेहत मिशन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, हेल्थ इंडो बैलेंस सेंटर या ज़हनी सेहत के प्रोग्राम के तहत जारी स्कीमों के हवाले से बजट से बहुत सी तवक्कुआत हैं। सेहत का बजट बढ़ाने का भी मुतालबा किया जा रहा है। लोगों को सस्ती और अच्छी अद्वियात फराहम करने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि फ्री योजना के तहत मुल्क भर में 11,000 से ज्यादा जन औषधि मराकज खोले गए हैं, जहां पर 50 से 90% सस्ती अद्वियात दस्तयाब हैं। बजट में जन औषधि मराकज की तादाद 25,000 तक बढ़ाने के ऐलानात हो सकते हैं। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, टीबी जैसी बीमारियों के खात्मे के अहदाफ को एक मुकर्ररा मुद्दत तक हासिल करने के लिए बजट में कुछ इल्तजामात हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और नजर डालेंगे गैर मुल्की खबरों पर। इसराइल ने दावा किया है कि गजा जंगबंदी माहिदे के पहले मरहले के दौरान हमास की जानिब से रिहा किए जाने वाले बकिया 26 यरगमालियों में से 8 हलाक हो चुके हैं। इसराइली हुकूमत के तर्जुमान डेविड बेंसन ने कहा है कि इसराइल को रातों रात एक फ़िलिस्तीनी मुसल्लह ग्रुप की तरफ से एक फहरिस्त मौसूल हुई थी, जिसमें मुग़व्वियों की हालत के बारे में मालूमात थीं। उन्होंने कहा कि जिन 8 अफराद को रिहा किया जाना था वो मारे जा चुके हैं और उनके अहल खानों को इसकी इत्तला दे दी गई है। 19 जनवरी को जंगबंदी शुरू होने के बाद से इसराइल जेलों में कैद 290 से ज़ायद फ़िलिस्तीनी कैदियों के बदले 7 ख़वातीन को रिहा किया जा चुका है। खेल की खबरों में आज से 38वें नेशनल गेम्स का बाकायदा आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में मुनक़िदा एक तकरीब में इन खेलों का इफ्तिताह करेंगे। रियासत के क़याम के बाद ये पहला मौका है जब उत्तराखंड इन खेलों की मेज़बानी कर रहा है। पहली बार कौमी खेलों की मेज़बानी कर रहे उत्तराखंड में ज़बरदस्त जोश व खरोश नज़र आ रहा है। इन खेलों की टैगलाइन संकल्प से शिखर तक है। देहरादून खेलों के इनेकाद का मरकजी मकाम होगा। खेलों के दीगर मकामात हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, टिहरी हैं। इस मुकाबले में योगासन, मलखम्ब और राफ्टिंग नुमाइशी खेल होंगे। ये खेल 14 फरवरी तक चलेंगे। और हिंदुस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में 5 मैचों की T20 सीरीज़ में आज आमने सामने होंगी। ये मैच राजकोट में खेला जाएगा। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को इस सीरीज़ में 2-0 की बरतरी हासिल है। भारत ने पहला मैच 7 विकेट से जीता था, जबकि दूसरा मैच भारत ने 2 विकेट से जीता था। ऐसे में आज हिंदुस्तानी टीम तीसरा मैच जीतकर सीरीज़ में नाकाबिल तस्खीर बरतरी हासिल करना चाहेगी। इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम हर कीमत पर जीत कर सीरीज़ बचाने की कोशिश करेगी। आईसीसी अवार्ड्स में भारत को दोहरी कामयाबी मिली है। हिंदुस्तान के जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दिया गया है। बुमराह ने 2024 में टेस्ट क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने साल 2024 में 14.92 की औसत से 71 विकेटें हासिल की हैं। वो टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं।
और इसी दौरान स्मृति मंधाना को आईसीसी विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर मुंतखब किया गया है। मंधाना ने इस साल वनडे क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। स्मृति ने 57.46 की औसत से 747 रन बनाए हैं। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।